हेलो फ्रेंड, भारतीय स्टडी कैंपस में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग का 5000 क्वेश्चन का जो सीरीज स्टार्ट किए हैं। तो इस वीडियो हम कवर करेंगे सोम को और इसका पार्ट 3 है जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं बता दूं इसमें जितना भी हम क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं एसएससी जेईई के प्रीवियस पेपर से, जो 2010 से अभी तक जितना भी एग्जाम हुआ वो सभी का, ठीक है। उसके बाद 2 पार्ट और आएगा, उसमें भी हम क्या करेंगे एसएससी जेईई का ही पेपर को कवर करेंगे। इससे पहले मैंने पार्ट 2 तक अपलोड किए थे जिसमें हम आईएएस का 1995 से 2020 तक का जितना भी बेस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन था मैंने वो कवर कराए थे। यदि आप 2 पार्ट वो कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको ये पार्ट बहुत ही ईजी लगेगा। और कुछ क्वेश्चन हो सकता है रिपीटेड हो क्योंकि उसमें कुछ चेंजिंग था पूछने का तरीका, बस मैंने उसी लिए सेलेक्ट किया है। तो प्लीज़ प्रीवियस 2 पार्ट को ज़रूर देखें, ठीक है। ये जो है हेल्पफुल होगा सभी सिविल इंजीनियरिंग एग्ज़ाम के लिए, जितना भी सिविल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम होने वाला है सभी के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं, और जिनको स्पीड लगे स्लो आप क्या कर सकते हैं इंक्रीज करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेट का पहला क्वेश्चन देखेंगे, द लिमिट ऑफ पॉइजन्स रेशियो इज, द पॉइजन्स रेशियो का जो वैल्यू लाइक करता है -1 से 0.5 के बीच में, बट सम केस में क्या होता है 0 से 0.5 के बीच में भी लाइक करता है। यहाँ पे हमको पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू, तो ये होता है 0.5। तो पहला का सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा सी। दूसरा देखेंगे, डक्टिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम। तो डक्टिलिटी जिसमें कार्बन कंटेंट कम होता है उसमें क्या होता है डक्टिलिटी ज़्यादा होता है। जिसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है बट डक्टिलिटी कम होता है। तो रॉट आयरन में क्या होता है कार्बन कंटेंट कम होता है इसलिए इसका डक्टिलिटी ज़्यादा होता है। तो दूसरा का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन ए सॉलिड गिवन एज। तो देखिए स्ट्रेन एनर्जी का जो फार्मूला होता है U इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। तो थर्ड का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। उसका फोर्थ नंबर देखेंगे, फोर्थ है रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस E एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी N इज गिवन बाय। देखिए हम जानते हैं E इक्वल टू जो होता है 2G इंटू 1 प्लस म्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए G बराबर जो है N ले लिया है, तो यहाँ पे होगा क्या E इक्वल टू 2N इंटू 1 प्लस म्यू। तो 4 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। उसका 5 देखेंगे, 5 में है द रेशियो ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज डिफाइन एज। इसका ये जो होता है बल्क मॉडुलस होता है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। उसका 6 नंबर देखेंगे, 6 है ए मटेरियल इज कॉल्ड डक्टाइल इफ इट्स। देखिए इसमें लॉन्ग क्या होता है प्लास्टिक एलोंगेशन रेंज होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी बी, ठीक है। क्योंकि देखिए इसका यदि हम डक्टाइल मटेरियल का डायग्राम देखें तो कुछ इस टाइप से बनता है, अपर यील्ड जाता है लोअर यील्ड जाता है, फिर यहाँ पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है मटेरियल कॉल्ड डक्टाइल तो हैज़ लॉन्ग प्लास्टिक एलोंगेशन होगा, इसको हम बोलेंगे डक्टाइल मटेरियल। तो 6 का सही ऑप्शन हो गया बी। 7 नंबर देखेंगे, 7 में हमको दिया हुआ है 7 में दिया हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। यहाँ पे देखिए हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है एक्स एक्सिस के अबाउट, तो ये हुआ क्या BD3/12, ठीक है। तो 7 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। उसके बाद 8 नंबर देखेंगे, 8 में पूछ रहा है पॉइजन्स रेशियो इज डिफाइन एज। तो 8 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्योंकि हम यहाँ पे जानते हैं म्यू इक्वल टू म्यू से डिनोट करते हैं पॉइजन्स रेशियो को, लेटरल स्ट्रेन बटे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर देखेंगे, 9 में है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज एक्सप्रेस एज। तो 9 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी ये होता है शेयर स्ट्रेस बटे शेयर स्ट्रेन, इसको हम जी से डिनोट करते हैं। उसके बाद 10 नंबर देखेंगे, 10 में है हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू। ये जो वैल्यू होता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक। तो 10 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। देखिए यहाँ पे जैसे हम डक्टाइल मटेरियल का डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ तक स्टेट जाता है, ठीक है। तो यही तक का वैलिड होता है क्या हुक्स लॉ, हाँ यही इसी तक को हम बोलते हैं क्या लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो 10 का सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। उसके बाद 11 देखेंगे, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल इज टू एब्जॉर्ब एनर्जी टिल द इलास्टिक लिमिट इज नोन एज। तो 11 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, क्योंकि इसको हम रेजिलेंस बोलते हैं। तो उसके बाद 12 नंबर देखेंगे, 12 है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ ए लीस्ट इलास्टिक। देखिए रबर जो होता है लीस्ट इलास्टिक होता है, तो 12 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। उसके बाद 13 नंबर देखेंगे, 13 है
A bar L meter long and having its area of cross section A is subjected to gradual applied tensile load W. The strain energy stored in the bar is given by। यहाँ पे देखिए हमको बोल रहा है जो स्ट्रेन एनर्जी निकालने के लिए, तो हम देखिए स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं 1/2 इंटू पी की जगह W दिया है तो W इंटू डेल्टा जो डिफॉर्मेशन होता है, और डेल्टा बराबर क्या होता है WL/A। ठीक है, इसको यदि हम यहाँ पर रख देते हैं तो 1/2 इंटू W इंटू WL/A ही हो जाएगा, ये जो बराबर हो जाएगा कितना W²L/2A। तो 13 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। 13 का जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया बी। उसका बाद हम 14 देखेंगे। 14 में द प्रीडोमिनेंट इफेक्ट ऑफ एन एक्सियल टेंसाइल फोर्स ऑन ए हेलिकल स्प्रिंग इज, तो इसमें जो है ट्विस्टिंग होता है, तो 14 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। उसके बाद हम 15 देखेंगे। 15 है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सर्कुलर स्टाफ अंडर एक्सियल टेंशन। यहाँ पे देखिए हमको स्ट्रेन एनर्जी बोल रहा है, तो स्ट्रेन एनर्जी हम जानते हैं U इक्वल टू होता है 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक है, यहाँ पे हमको मॉडुलस ऑफ इलास्टिक के टर्म में लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्ट्रेन को चेंज कर देंगे। स्ट्रेस बराबर हम क्या जानते हैं इलास्टिक मॉडुलस इंटू स्ट्रेन होता है, तो स्ट्रेन बराबर क्या हो जाएगा स्ट्रेस बटे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे स्ट्रेन बराबर, तो ये जो मेरा हो जाएगा U इक्वल टू 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रेस बटे इलास्टिक मॉडुलस। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू स्ट्रेस का स्क्वायर बटे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो 15 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। उसके बाद हम 16 देखेंगे। 16 है फॉर ए बीम कैरिंग ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड द स्ट्रेन एनर्जी विल बी मैक्सिमम इन केस द बीम इज। यहाँ पे बोल रहा है मैक्सिमम जो होगा स्ट्रेन एनर्जी किसके केस में होगा। देखिए सबसे पहले यदि हम स्ट्रेन एनर्जी डिपेंड करता है मेन रूप से किस पे, बेंडिंग पे, यानी बेंडिंग मोमेंट पे। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट पे डिपेंड करता है, तो बेंडिंग मोमेंट यदि हम सभी बीम का निकालते हैं तो कैंटिलीवर बीम का क्या होगा ज़्यादा होता है, तो ये जब कैंटिलीवर का ज़्यादा होगा तो स्वाभाविक इसका स्ट्रेन एनर्जी क्या होगा ज़्यादा होगा। तो 16 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 17 देखेंगे। 17 है द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी टिल द ब्रेकिंग या रप्चर टेक प्लेस इज नोन एज। तो 17 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। इसको हम क्या बोलते हैं टफनेस। देखिए इसका जैसे डक्टिलिटी का हम डायग्राम देखेंगे तो कुछ इस टाइप से जो बनता है, यहाँ पर इल्ड पॉइंट गया, लोअर गया और यहाँ से प्लास्टिक गया, इसके बाद अल्टीमेट जाता है, इसके बाद रप्चर जाता है, तो यहाँ तक का जो एरिया को कंसीडर करते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्या टफनेस। ठीक है, तो 17 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। उसके बाद हम 18 देखेंगे। 18 में है स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू एक्सियल डिफॉर्मेशन इज गिवन बाय वेयर। यहाँ पर देखिए हमको स्ट्रेन एनर्जी बोल रहा है, तो स्ट्रेन एनर्जी का जो फार्मूला जानते हैं हम 1/2 इंटू पी इंटू डेल्टा, और दूसरा ये भी जानते हैं 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन का हम अभी जाने थे जो स्ट्रेस बटे क्या होता है इलास्टिक मॉडुलस। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं स्ट्रेस स्क्वायर बटे 2E। यहाँ पे क्या हो गया, दो ऑप्शन सही हो गया। 18 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा C एंड D। ठीक है, उसका हम 19 देखेंगे। 19 में है ए लीनियर फोर्स डिफॉर्मेशन रिलेशन इज ऑब्टेन मटेरियल। तो 19 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, 19 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा C, यानी फॉलोइंग हुक्स लॉ। ठीक है, यहाँ पे लीनियर फोर्स डिफॉर्मेशन की रिलेशन की बात कर रहा है, जिसको हम बात किए थे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का, तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया C। उसका हम 20 नंबर देखेंगे। 20 में है द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय विच इट कैन बी बीटेड या रोल इनटू प्लेट इज कॉल्ड। तो इसको हम बोलते हैं मेलेबिलिटी बोलते हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। उसके बाद हम 21 देखेंगे। 21 में है द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय विच इट गेट्स परमानेंट डिफॉर्मेशन अंडर ए लोड विच इज नॉट रिकवर आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड इज कॉल्ड। तो देखिए इसको हम बोलते हैं क्या प्लास्टिसिटी। मतलब होता है क्या, जब हम क्या करते हैं, जैसे डायग्राम देखें ये डक्टिलिटी का, जब यहाँ पे होता है क्या, जब यहाँ पे आने के बाद स्ट्रेस जब कांस्टेंट भी रहता है तो स्ट्रेन का क्या होता है डिफॉर्मेशन होते रहता है। ठीक है, तो ये हो जाता है प्लास्टिसिटी के केस में। तो 21 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो गया 21 का डी। उसका हम 22 देखेंगे। 22 है द रेशियो ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस टू नॉर्मल स्ट्रेन विथ इन इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड। तो 22 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। इसको हम क्या बोलते हैं यंग मॉडुलस। इसको हम ई से डिनोट करते हैं, इसको इसका जो फार्मूला होता है स्ट्रेस बटे स्ट्रेन। ठीक है, उसका हो गया ए।
उसका 23 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लिस्ट कार्बन कंटेंट। देखिए जिसमें लिस्ट कार्बन कंटेंट होता है, पहले भी क्वेश्चन में बता चुके हैं, इसका डक्टिलिटी ज़्यादा होता है। तो लिस्ट कार्बन कंटेंट किसमें होता है, रॉट आयरन में। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 23 का ए। उसको हम 24 देखेंगे। 24 है टोटल नंबर ऑफ इलास्टिक आइसोट्रोपिक मटेरियल आर। टोटल नंबर ऑफ इलास्टिक आइसोट्रोपिक मटेरियल जो होता है ये होता है 2। 24 का सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया ए। उसको हम 25 देखेंगे। 25 है क्रीप ऑफ ए मटेरियल इच। ठीक है, तो 25 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी कंटिन्यू डिफॉर्मेशन विथ टाइम अंडर द सस्टेनिंग लोडिंग। ये क्रीप का मतलब समझे टाइम डिपेंडिंग जो डिफॉर्मेशन होता है, जब टाइम के साथ साथ ऑटोमेटिक डिफॉर्मेशन होता रहता है, इसको हम बोलते हैं क्रीप डिफॉर्मेशन। ठीक है, 25 का सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया डी। उसके बाद 26 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिलेटिवली डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल की बात कर रहा है तो माइल्ड स्टील जो होगा क्या होगा, डक्टाइल मटेरियल है। तो 26 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। उसके बाद 27 देखेंगे। 27 है 1 क्यूबिक मीटर ऑफ माइल्ड वेट अबाउट। ये जो होता है 7850 kg। ठीक है, 7850 kg। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। उसका 28 देखेंगे। इन ए ब्रेन नेल हार्डनेस टेस्ट द टाइप ऑफ इंडेटर यूज्ड। इसके लिए यूज किया जाता है हार्ड स्टील बॉल। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। उसका हम 29 देखेंगे। 29 है परसेंटेज इंक्रीज ऑफ कार्बन इन स्टील डिक्रीज इट। देखिए कार्बन जैसे ही बढ़ेगा तो इसका क्या होगा, डक्टिलिटी घट जाएगा, बट क्या होगा, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 29 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, क्योंकि यहाँ पे डक्टिलिटी घट जाएगा। उसके बाद 30 देखेंगे। 30 में है विच आर द फॉलोइंग मटेरियल इज एक्सपेक्टेड टू हैव द लीस्ट वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सबसे कम किस में होता है, वुड में होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। 31 देखेंगे। द वेट ऑफ 10 mm डायमीटर माइल्ड स्टील रॉड पर मीटर लेंथ इज इक्वल टू। देखिए हमको बोल रहा है वेट निकालने के लिए माइल्ड स्टील रॉड का, तो हम जानते हैं वेट बराबर जो होता है क्या, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पर देखिए डेंसिटी जो होता है माइल्ड स्टील रॉड का, जस्ट अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन में देखे हैं, ये होता है 7850 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एरिया इसका यहाँ डाया दिया हुआ ले लेंगे, π/4 इंटू 10 mm है तो इसको मीटर में लिख लेंगे, 0.01 का स्क्वायर इंटू क्या पर मीटर की बात कर रहा है तो वहाँ लेंथ हम क्या करेंगे 1 मीटर ले लेंगे। यहाँ यदि इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये मेरा कितना आएगा 0.62 kg पर मीटर। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। उसको हम 32 देखेंगे। 32 में हमको मिलाने के लिए दिया हुआ है, तो 32 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, ए। तो चलिए हम देखते हैं किसका कौन सा सही है। देखिए पहला का जो सही है यंग मॉडुलस जो है, इसका जो सही होगा ये हो जाएगा बी, यानी ये क्या है, डायरेक्ट स्ट्रेस टू नॉर्मल स्ट्रेन विद इलास्टिक लिमिट। उसके बाद है पॉइजंस रेशियो 2 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी ये होता है क्या, लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन विद इलास्टिक लिमिट। उसके बाद हम थर्ड देखेंगे। थर्ड का है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, डी, डायरेक्ट स्ट्रेस टू कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, उसका 4 देखेंगे। 4 है रिजिडिटी मॉडुलस। तो 4 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन विथ इन इलास्टिक लिमिट। तो इसका सही ऑप्शन हो गया ये हो गया ए। उसका हम 33 देखेंगे। 33 में रेशियो ऑफ द यंग मॉडुलस टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फॉर ए मटेरियल हैविंग पॉइजंस रेशियो इज 0.2। यहाँ पर आपको देखिए बोल रहा है रेशियो ऑफ यंग मॉडुलस और रिजिडिटी का रेशियो निकालने के लिए पॉइजंस रेशियो हमको कितना दिया हुआ है, 0.2 दिया हुआ है। तो जानते हैं हम ई इक्वल टू क्या होता है 2g इंटू 1 प्लस म्यू। ठीक है, यहाँ पे देखिए ई का वैल्यू को ई बाई जी का रेशियो पूछ रहा है तो ई बाई जी कर देंगे, ये बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 0.2। तो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये मेरा कितना आ जाता है 2.4। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 33 का ये हो जाएगा ए। उसका हम 34 देखेंगे। 34 है व्हाट विल द रिलेशन बिटवीन ई यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड के बल्क मॉडुलस ऑफ व्हेन पॉइजंस रेशियो इज 0.25। देखिए हम यहाँ पिछला क्वेश्चन में देखें इलास्टिसिटी और रिजिडिटी के केस में यहाँ पे बल्क मॉडुलस का रिलेशन है, तो ई इसके केस में हम रिलेशन जानते हैं ई इक्वल टू 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, यहाँ पर हमको देखिए बोल रहा है रिलेशन दोनों में निकालने के लिए। देखिए ई बराबर जो हो जाएगा यहाँ पे 3 है और के रहेगा, यहाँ पे म्यू का वैल्यू हमको 0.25 दिया हुआ है। इसको यदि हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.25
5 0.5 यहाँ पर हो जाएगा कितना ई इक्वल टू 1.5 के, तो 34 का सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा सी। उसका हम 35 देखेंगे। 35 में द एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रिप्रेजेंट, तो 35 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी टफनेस ऑफ द मटेरियल। 36 देखेंगे। ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पेन एल एंड फ्लेक्सर रिजिडिटी ई है कैरी ए पॉइंट लोड एट सेंटर द स्ट्रेन एनर्जी इन द बीम ड्यू टू बेंडिंग। यहाँ पे देखिए हमको बोला सिंपली सपोर्टेड बीम दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मिडिल में पॉइंट लोड लग रहा है, जो इसको हम पी मान लेते हैं, ठीक है। हमको बोला स्ट्रेन एनर्जी निकालने। स्ट्रेन एनर्जी का जो फार्मूला जानते हैं, यू इक्वल टू होता है 1/2 इंटू पी इंटू डेल्टा, ठीक है। यहाँ पे जब सिंपली सपोर्टेड में पॉइंट लोड लग रहा है मिडिल में, तो इसका डेल्टा का वैल्यू होता है PL/48 EF, ठीक है। यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो ये जो मेरा वैल्यू निकल के आएगा 1/2 इंटू पी इंटू PL/48 EF, ठीक है। तो ये हो गया। इसको यदि हम अरेंज करके लिखें तो ये जो मेरा क्या आ जाएगा P²L³/496 EF, ठीक है। यहाँ पे हमको बोल रहा है यूनिट लॉड की बात कर रहा है, पॉइंट लॉड की। तो यहाँ पे P की जगह हम क्या करेंगे 1 पुट कर देंगे, तो यह जगह L³/96 EF, ठीक है। 36 का जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया सी। उसके बाद 37 देखेंगे। द रेशियो ऑफ द शेयरिंग स्ट्रेन टू शेयरिंग स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट इज नोन एज, तो 37 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी इसको हम बोलते हैं शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। उसका हम नेक्स्ट देखेंगे 38 में एट यील्ड पॉइंट ऑफ टेस्ट पीस द मटेरियल, तो 38 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी बिहेव इन एन इलास्टिक मैनर, ठीक है। उसका 39 देखेंगे। 39 में हमको है ए स्टील रॉड ऑफ सेक्शन एरिया 25 स्क्वायर mm connected to parallel wall 5 meter apart, not at the end where tightness when the rod was heated at 100 degree Celsius if alpha steel is 0.4012 degree Celsius। उसके बाद है ई स्टील का जो दिया हुआ है 0.2 मेगा न्यूटन पर mm स्क्वायर द टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप एट ए टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर हमको बोल रहा है टेंसाइल स्ट्रेस निकालने के लिए, यहाँ पे हमको जो बार दिया हुआ है, ठीक है, ये बार हमको इस टाइप से दिया हुआ है, तो दोनों साइड से क्या है फिक्स्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बोल रहा है स्ट्रेस निकालने के लिए टेंसाइल स्ट्रेस का जो फार्मूला क्या जानते हैं, सिग्मा टेंसाइल का ये होता है क्या इलास्टिक मॉडुलस इनटू डिफॉर्मेशन ऑफ स्टील हो जाएगा यहाँ पे इलास्टिक मॉडुलस इनटू डिफॉर्मेशन। देखिए डिफॉर्मेशन के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, चेंज ऑफ लेंथ बटे एल, मतलब सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा, ये यहाँ पे पुट कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा स्ट्रेस निकल जाएगा। तो चलिए हम इस केस में हम ये निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम जानते हैं जब इसके केस में रहे जब टेम्परेचर चेंज हो, तो इस केस में हम जानते हैं चेंज ऑफ एल बराबर क्या होता है अल्फा एल डेल्टा टी, ठीक है। डिफॉर्मेशन निकालने के लिए ये होता है। यहाँ से हम क्या करेंगे एल को इधर ले शिफ्ट कर लेते हैं, चेंज ऑफ एल एल कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा इंटू डेल्टा टी, यहाँ पे डेल्टा टी है, डेल्टा टी हो जाएगा। इसका यदि हम वैल्यू लिख दें तो ये मेरा क्या हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। ये मेरा निकल गया क्या अल्फ़ा टी का, ठीक है। अल्फ़ा का और टी का जो वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 50 पुट कर देंगे। यहाँ से जो मेरा स्ट्रेन का वैल्यू निकल के आएगा ये आएगा कितना 6 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। ये मेरा स्ट्रेन का वैल्यू निकल गया। अब हम क्या करेंगे वहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ से जो मेरा निकल के आएगा कौन चीज़ का वैल्यू, स्ट्रेस का जो निकल के आएगा क्या स्ट्रेन इलास्टिसिटी कितना दिया हुआ है 0.2 इंटू 10⁻6 इंटू कर देंगे 6 इंटू 10⁻4, ठीक है। आप यूनिट देख सकते हैं अरेंज करके किस यूनिट में है, इस तरह आप अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। 39 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा 39 का ये हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आएगा 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। उसका 40 देखेंगे। 40 हमको दिया हुआ है द रेशियो ऑफ द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑन ए स्ट्रेस ऑन ए इंक्लाइन प्लेन थ्रू थीटा द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेज, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम इंक्लिनेशन की बात कर रहा है, तो देखिए जैसे हम ड्रॉ करते हैं तो देखिए ये मेरा क्या हो गया स्ट्रेस हो गया, और ये मान लीजिए थीटा हो गया, ये डिफॉर्मेशन टॉ एक्स हो गया। तो यहाँ पे एक नॉर्मल देखें टेंजेंशियल देखें तो यहाँ पे देखिए मेरा नॉर्मल कंपोनेंट जो बनेगा, नॉर्मल कंपोनेंट जो बनेगा ये बनेगा क्या सिग्मा साइन थीटा, ठीक है। इधर यदि हम ले जाते हैं परपेंडिकुलर में ये नॉर्मल हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना सिग्मा साइन थीटा, और यदि हम इसका क्या करेंगे टेंजेंशियल कंपोनेंट देखेंगे नीचे तो ये जो मेरा हो जाएगा
कितना, ये हो गया सिग्मा एक्स इक्वल टू, ये हो गया टॉ एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा क्या, सिग्मा कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको पूछ रहा है क्या निकालने के लिए, रेशियो टेंजेंशियल बटे नॉर्मल पूछ रहा है। तो टेंजेंशियल हमको कितना निकला है, टॉ एक्स इक्वल टू सिग्मा कॉस थीटा, और नॉर्मल जो हमको निकला है सिग्मा एक्स, ये निकला है कितना, सिग्मा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरा कितना निकल के आएगा, कॉट थीटा। तो 40 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। उसका बाद 41 देखेंगे, 41 में इन कंप्रेशन टेस्ट द फ्रैक्चर इन कास्ट आयरन स्पेसिमेन वुड। 41 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा बी। अकर्स अलोंग होता है ऑब्लिक प्लेन, ऑब्लिक प्लेन के अलोंग क्या होता है, फ्रैक्चर होता है कास्ट आयरन। उसका 42 देखेंगे, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एट प्लेन एट विच द बॉडी बीइंग टू मूव डाउन द प्लेन इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो 42 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। उसके बाद 43 देखेंगे, 43 में है द फिनोमिनन ऑफ स्लो एक्सटेंशन ऑफ द मटेरियल दैट इज इंक्रीजिंग विथ टाइम हैविंग नो कांस्टेंट लॉर्ड। 43 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी क्रीपिंग के चलते होता है, ये क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है और टाइम के अनुसार क्या होता है, टाइम पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 44 है द स्टेज एट विच एक्सटेंशन ऑफ ए मटेरियल टेक प्लेस मोर क्विकली एज कम्पेयर टू इंक्रीजिंग इन लॉर्ड इज कॉल्ड। 44 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, 44 का ये हो जाएगा डी, यानी यील्ड पॉइंट। ठीक है, उसके बाद 45 देखेंगे, 45 में इन ए टेंसाइल टेस्ट व्हेन द मटेरियल स्ट्रेस बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट द टेंसाइल स्ट्रेन डाइज एज द कंपेयर टू स्ट्रेन। देखिए ये क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेन क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्ट्रेन, मतलब इलास्टिक लिमिट के बाद जब हम ऐसे डायग्राम देखेंगे तो इलास्टिक लिमिट अपर लोअर की बात करें, इसके बाद देखिए डिफॉर्मेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है इलास्टिक लिमिट के बाद। 45 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, मतलब इंक्रीज मोर क्विकली। उसका 46 देखेंगे, 46 है विच मटेरियल हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पॉइजनस रेशियो। तो 46 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, ए। ठीक है, ये हो जाएगा ए, यानी रबर का जो होता है प्लास्टिक मॉडुलस पॉइजनस रेशियो ज़्यादा होता है, ये होता है 0.5। उसका हम 47 देखेंगे, 47 है द नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट फॉर ए कंप्लीट आइसोट्रॉपिक इलास्टिक मटेरियल विथ फॉलो हुक्स लॉ। तो ये जो होता है इसका जो वैल्यू हो जाएगा 3, यानी इसका सही ऑप्शन हो गया ए। ठीक है, ये जो वैल्यू होता है कौन कौन सा होता है, ये होता है इलास्टिक मॉडुलस, पॉइजनस रेशियो और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये तीनों वैल्यू होता है आइसोट्रॉपिक को इंडिपेंडेंट के केस में। ठीक है, नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट। उसका 48 देखेंगे, 48 है स्ट्रेन एनर्जी ऑफ ए बीम इज। 48 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ ए शेयर फोर्स इन द बीम। देखिए स्ट्रेन एनर्जी मेन रूप से क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट पे डिपेंड करता है, ये शेयर फोर्स यानी एक्सियल लोड से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, यानी नेग्लिजिबल के बराबर होता है। उसका नेक्स्ट देखेंगे 49 है इन ए composite system subjected to temperature rise with in constraint to remain together the component having low value of coefficient of the linear expansion will experience। देखिए यहाँ पे जो हमको बोल रहा है जो लो वैल्यू है, ठीक है, लीनियर एक्सपेंशन का। सबसे पहले हम बता दें कंपोजिट सिस्टम में क्या होता है, एक हमको याद रख लेना है, तो कंपोजिट सिस्टम रहेगा, मान लीजिए एक स्टील है और एक क्या है, कॉपर है। ठीक है, तो इसका जो होगा लीनियर कोएफिशिएंट क्या है, स्टील का कम होता है और कॉपर का ज़्यादा होता है। तो जब क्या होगा, टेम्परेचर राइज करेगा तो ये जो होता है कॉपर एक्सपेंड करने का कोशिश करेगा। ठीक है, जब ये एक्सपेंड करने का कोशिश करेगा तो स्टील क्या करेगा, उसको अपनी तरफ खींचेगा, मतलब रोकने का कोशिश करेगा। इसमें क्या होगा, ये रुकना नहीं चाहेगा, मतलब रुकने का कुछ ज़्यादा, मतलब क्या होगा, खिंचाएगा नहीं, क्या जितना हम इसको एक्सपेंड होना चाहिए था उतना ना होकर थोड़ा क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ये क्या होता है, कॉपर अपने आप को कंप्रेशन फील करता है क्योंकि इसका लीनियर इलास्टिक कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या था, ज़्यादा था। जबकि यहाँ पे स्टील की बात करें तो ये क्या होता है, इसका कम होता है। तो ये कॉपर के वजह से इसमें कुछ एक्सटेंशन आ जाता है, इसके चलते वो क्या होता है, टेंसाइल फील करता है। ठीक है, इसमें टेंशन में आ जाता है। तो यहाँ पे हमको बोल रहा है लोअर वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन विल बी एक्सपीरियंस। इसमें क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस होगा, तो जिसका कम होगा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसका क्या होगा, इसमें टेंसाइल होगा, ज़्यादा होगा तो इसमें क्या होगा, कंप्रेशन होगा। इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया ए। उसका 50 नंबर देखेंगे,
50 में है द रेशियो ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक रेंज इज कॉल्ड। तो 50 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी नन ऑफ द एब। ठीक है, ये जो होता है बल्क मॉडुलस होता है, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें एक भी नहीं दिया हुआ है। उसका हम 51 देखेंगे। 51 में हमको दिया हुआ है फोर्स एक्टिंग द नॉर्मल ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बार सो इन द फिगर बिलो इंट्रोड्यूस। देखिए यहाँ पे हमको बोल रहा है ये सेक्शन दिया हुआ है और यहाँ फोर्स हमको क्या लग रहा है, टेंसाइल लग रहा है। जब क्या होता है अंदर की तरफ लगता तो ये क्या होता है, कंप्रेशन लगता है। तो 51 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस। उसका हम 52 देखेंगे। ए मटेरियल इज सेड टू बी परफेक्ट इलास्टिक इफ। तो 52 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, इट रिगेन द ओरिजिनल शेप ऑन रिमूविंग द लोड। मतलब इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक में क्या होता है, जब पहले तो इसको स्ट्रेच करते हैं तो क्या होता है, साइज इंक्रीज कर जाता है। जैसे हम इसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, तो फिर क्या होता है, पिन अपने पोजीशन पे आ जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। उसका 53 देखेंगे। 53 है AB and AC are the cross section of the bronze and copper bar of equal length. Sigma B, sigma C are the represent the stress due to load P if the PB and PC at the load shared by them. ठीक है, यहाँ पे देखिए हमको बोल रहा है सबका दिया हुआ है। तो इस केस में देखिए होता क्या है, हम बता दें, यहाँ पे दो इक्वल लेंथ का है स्ट्रेस ड्यू टू लोड लगा हुआ है। इसमें लोड शेयरिंग क्या होगा, देखिए इस केस में हम एक एग्जांपल के तौर पर आपको बता दें। जैसे मान लीजिए दो रॉड है, दोनों कनेक्टेड है, दोनों का लेंथ सेम है। जैसे यहीं पे हमको दिया हुआ है, एक ब्रॉन्ज दिया हुआ है, एक कॉपर दिया हुआ है। एक मान लीजिए ब्रॉन्ज है, एक कॉपर है, यहाँ पे लॉड हमको क्या लग रहा है, पी लग रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पी जो होगा, पी बराबर क्या होगा, पी बी प्लस क्या होगा, पी सी का समेशन होगा। इसमें जितना लॉड लगेगा इसमें उतना लगेगा। ये जो बराबर होगा क्या होगा, पी के बराबर होगा। तो पहला स्टेटमेंट जो यहाँ पे है ये क्या होगा, सही हो गया। ठीक है, उसके बाद मतलब ये बी ऑप्शन जो है ये सही हो गया। उसके बाद देखिए जब होता ये है, ये दोनों जब सेम रहता है और लॉड सेम, मतलब इसमें पी लॉड लगते रहता है, लेंथ सेम होता है, इसमें डिफॉर्मेशन जो दोनों का होता है ये क्या होता है, बराबर होता है। डिफॉर्मेशन करने का मतलब हुआ स्ट्रेन जो होगा ब्रॉन्ज में और क्या होगा कॉपर में, दोनों में क्या होगा, सेम होगा। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, सिग्मा बी बट्टे ई बी, क्योंकि हम जानते हैं स्ट्रेस बराबर क्या होता है मेरा, ई इंटू स्ट्रेन। ठीक है, ये मेरा होता है। तो यहाँ से हम अरेंज करके लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं। और इसके बाद जो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिग्मा सी बट्टे क्या होगा, ए सी। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसका जो है ए ऑप्शन भी क्या हो गया, सही हो गया। उसके बाद हम बात करें तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं। जब हमें क्या हो गया, स्ट्रेस बराबर हम जानते हैं क्या होता है, फोर्स बट्टे एरिया होता है। ठीक है, अब हम यहाँ से देखिए एरिया होता है। अब यहाँ पे मान लिया कॉपर का मान लिए तो स्ट्रेस कॉपर का हो जाएगा। इसी तरह हम क्या किए, तो यहाँ से हम यदि फोर्स निकालते हैं कॉपर का तो क्या होगा, सिग्मा सी इंटू ए। यहाँ पे इसी तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रॉन्ज का ले लेंगे, सिग्मा बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी बी बटे ए। ठीक है, यहाँ पे ये आप क्या ब्रॉन्ज का मान लीजिए, ये क्या है, कॉपर है, कॉपर का मान लीजिए। यहाँ से हमको पी बी बराबर जो निकालेंगे तो पी बी बराबर मेरा क्या हो जाएगा, सिग्मा बी इंटू ए बी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एक रिलेशन। तो यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद हमको टोटल पी बराबर हम क्या जानते हैं, पी बराबर जानते हैं पी बी प्लस पी सी। तो इसको हम यहाँ पे वो वैल्यू हम लिख दें, क्या लिख सकते हैं इसके फोर्स के टर्म में। तो ये जो हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे हो जाएगा क्या, सिग्मा बी इंटू ए बी। फोर्स को यदि हम वैल्यू लिख देंगे स्ट्रेस के टर्म में तो ये हो जाएगा ब्रॉन्ज का। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिग्मा कॉपर इंटू ए कॉपर का। तो ये मेरा जो पी जो टोटल है ये वैल्यू आ गया। तो इसके अनुसार क्या हो गया, ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। तो यानी इसका जो देखें, इसका जो सही हो गया ऑप्शन क्या हो गया, डी, यानी ऑल ऑप्शन आर द क्या है, करेक्ट है। उसका नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है 54 में है द रेशियो ऑफ द शेयर स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेन ऑफ एन इलास्टिक मटेरियल इज। तो 54 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी इसको हम बोलते हैं बोथ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस। इसको दोनों चीज़ हम बोलते हैं। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखेंगे 55 में है ए लॉर्ड ऑफ 1960 Newton is raised at the end of a steel wire, the minimum diameter of the wire so that stress in the wire does not exceed 100 Newton per mm square। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमको बोल रहा है जो एक स्टील का वायर है, मतलब मान लीजिए एक स्टील का क्या है, वायर है, स्टील का वायर है, इसमें लॉड लग रहा है P, जिसका वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, लॉड हमको कितना दिया हुआ है, 1960 दिया हुआ है। ये क्या है, 1960 दिया हुआ है। और स्ट्रेस का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है,
100 न्यूटन पर mm² दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है हमको पूछ रहा है यहाँ पे क्या, डाया निकालने के लिए, डाया निकालने के लिए। तो हम क्या जानते हैं यहाँ पे, हम क्या जानते हैं, स्ट्रेस बराबर जानते हैं फोर्स बट्टे होता है एरिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एरिया बराबर यहाँ पर लिख देंगे फोर्स बट्टे स्ट्रेस, और एरिया का वैल्यू हम जानते हैं π/4 इंटू क्या होता है d² होता है। अब यहाँ पर हमको फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है 1960 और इसका जो है 100 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से जो हम डाया का वैल्यू निकालेंगे, ये जो निकल के आएगा कितना 5 mm, तो 55 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। उसके बाद 56 देखेंगे, 56 है व्हेन ए लॉड इज ट्रांसफर्ड थ्रू वन सरफेस टू अनदर सरफेस इन कॉन्टैक्ट द स्ट्रेस नोन एज। देखिए इसका जो है कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, यानी नॉन ऑफ दीज होगा, इसका सही ऑप्शन हो गया डी, क्योंकि ये होता है बेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, वेयरिंग स्ट्रेस होता है जो क्या करता है, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में ट्रांसफर करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 57 है पॉइजन रेशियो ऑफ स्टील फॉर स्टील विद इन इलास्टिक लिमिट रेंज फ्रॉम, तो 57 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या सी, ये होता है 0.25 टू 0.33। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे 58 देखेंगे, द नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस ऑन एन इंक्लाइन प्लेन थ्रू थीटा टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी इक्वल टू इफ थीटा इज। यहाँ पर देखिए हमको एंगल का वैल्यू पूछ रहा है, जब है नॉर्मल एंड टेंजेंशियल का फोर्स का डायरेक्शन क्या है, इक्वल है। तो चलिए हम यहाँ पे देखें, इसका डायग्राम देखें तो कुछ इस टाइप से बनेगा। यहाँ पे मान लीजिए स्ट्रेस क्या है, सिग्मा है, तो इसका हम टेंजेंशियल कंपोनेंट देखें सिग्मा कॉस थीटा हो जाएगा, और नॉर्मल देखें तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा साइन थीटा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, सिग्मा कॉस थीटा बराबर सिग्मा साइन थीटा। ठीक है, तो इसको यदि हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और थीटा बराबर मेरा क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो 58 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। उसका हम 59 देखेंगे, 59 है द लोकस ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ द रिजल्टेंट टू द नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रेस ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। वही जो हम देखे थे नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट, इसका हम यदि स्ट्रेस डायग्राम देखें मोहर सर्कल से तो कुछ इस टाइप से बनता है। ठीक है, ये मान लीजिए सिग्मा 1 मान लेते हैं, सिग्मा 2 मान लेते हैं, और यहाँ पे टेंजेंट जो होगा स्ट्रेस और स्ट्रेन का। ठीक है, शेयर स्ट्रेस का। तो इसका जो मेरा ये जो लोकस जो हो गया क्या हो गया, एक तरह का सर्कल हो गया। तो 59 का जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया ए। उसका हम 60 देखेंगे, 60 है द प्रिंसिपल प्लेन आर सब्जेक्टेड टू, तो प्रिंसिपल प्लेन पे क्या होता है शेयर स्ट्रेस 0 होता है, खाली क्या होता है नॉर्मल स्ट्रेस होता है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। उसका 61 देखेंगे, 61 है स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। 61 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, क्या होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। चलिए इसका यदि हम देखें तो किस टाइप से आप देख सकते हैं, देखिए E इक्वल टू जो होगा स्ट्रेन एनर्जी, ये हम इसको P इंटू चेंज ऑफ वॉल्यूम के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम यदि वॉल्यूम से डिवाइड कर दें बोथ साइड, ठीक है बोथ साइड डिवाइड कर दें तो ये मेरा क्या हो जाएगा E बटे वॉल्यूम बराबर P इंटू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इसको लिख सकते हैं। यदि इसको हम लिखें ई बराबर, इसको हम लिख सकते हैं P इंटू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इंटू V, तो ये क्या हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसका वॉल्यूम का, ये हो गया स्ट्रेन एनर्जी। इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया ए। उसका हम 62 देखेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय विच इट कैन बी बीटन एंड रोल इंटू प्लेट इज कॉल्ड, देखिए इसको हम बोलते हैं मेलेबिलिटी बोलते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी इसमें क्या है नॉन ऑफ द दिस, यानी कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इसको 63 देखेंगे, एमंग द फॉलोइंग विच इज लीस्ट इलास्टिक, तो 63 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, रबर जो क्या होता है लीस्ट इलास्टिक होता है। उसका 64 देखेंगे, 2 बार ऑफ डिफरेंट मटेरियल आर द सेम साइज एंड सब्जेक्टेड टू सेम टेंसाइल फोर्स, if the bar have the unit elongation the ratio of the 4:7, then the ratio of the modulus of elasticity of the two material। ठीक है, यहाँ पर हमको बोल रहा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टू मटेरियल निकालने के लिए। चलिए हम इसका देखते हैं, और इसका इलांगेशन का रेशियो हमको कितना दिया हुआ है 4:7, टेंसाइल फोर्स एंड साइज क्या है इक्वल है, तो यहाँ पे स्ट्रेस जो होगा दोनों किसका सेम होगा। तो हम जानते हैं स्ट्रेस बराबर जो होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू स्ट्रेन होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे रिलेशन यदि देखें तो क्या हो जाएगा इलास्टिसिटी बराबर मतलब ई बराबर हो जाएगा मेरा क्या स्ट्रेस बट्टे स्ट्रेन। ठीक है, यहाँ पे हमको जो दिया हुआ है क्या स्ट्रेन 1 बटे स्ट्रेन 2 का यदि हम देखें तो ये अपोजिट था, तो इलास्टिक मॉडुलस 2 बटे इलास्टिक मॉडुलस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू हो गया चेंज ऑफ L बट्टे L, और ये हो गया चेंज ऑफ L बट्टे L। ये मतलब चेंज ऑफ डिफॉर्मेशन का हमको रेशियो दिया हुआ है, तो ये जो हम करेंगे यानी E2 बट्टे
E1 बराबर जो मेरा दिया हुआ है ये दिया हुआ है 4:7 यानी 4/7। हमको E1 बटे E2 निकालना है। E1 बटे यदि E2 करेंगे ये जो आ जाएगा 7:4, तो 64 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा डी, यानी 7:4 क्या है, एक भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। उसका हम 65 देखेंगे। इफ़ ए कंपोजिट बार ऑफ स्टील एंड कॉपर इज हीटेड देन द बार विल बी अंदर। देखिए कॉपर जो होगा यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेशन में होगा, स्टील होगा टेंशन में, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कॉपर हो जाएगा किसमें, कंप्रेशन में। इसका जो सही ऑप्शन दिया हुआ है डी दिया हुआ है। यहाँ पे यदि स्टील का देखें तो स्टील का होता तो ये क्या होता है, टेंशन होता है, ठीक है। उसको 66 देखेंगे। 66 में है द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन ए स्प्रिंग व्हेन सब्जेक्टेड टू ए ग्रेटेस्ट लोड विदाउट बीइंग परमानेंटली डिस्टॉर्टेड इज कॉल्ड। तो इसको जो हम बोलते हैं 66 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा बी, यानी इसको हम बोलते हैं प्रूफ रेजिलेंस, ठीक है। उसका हम 67 देखेंगे। 67 में a material which obey Hooke's law is subjected to direct stress at its elastic limit, which of the following statement is true। 67 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी ऑल ऑप्शन और क्या है, करेक्ट है, ठीक है। ये है स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस बटे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हम जानते हैं ये क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेंथ, ये सही हो गया। उसका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बराबर क्या होता है, स्ट्रेस बटे 2 होता है। हम जानते हैं टॉप मैक्स बराबर क्या होता है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बटे 2। जब एक ही वैल्यू रहेगा तो इतना बटे 2 हो जाएगा। स्ट्रेन एनर्जी हम जानते हैं सिग्मा स्क्वायर बटे 2 इंटू वॉल्यूम, इसलिए क्या है सभी ऑप्शन करेक्ट। 68 देखेंगे। एक कंपाउंड बार कंसिस्ट ऑफ 2 बार ऑफ इक्वल length steel bar cross section is 3500 mm square and a brass bar is 3000 mm square. These are subjected to a compressive load 100,000 Newton if the elastic model of steel 0.2 meganewton per mm square, elasticity of brass 0.1 meganewton mm square. These stress develop। यहाँ पे बोल रहा है स्ट्रेस निकालने के लिए दोनों के केस में, जब स्टील और ब्रास के केस में जब क्या है, दोनों क्या है, देखिए यहाँ पे दोनों एक तरह से क्या है, कंपाउंड बार है, एक क्या है स्टील है और एक क्या है ब्रास है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, दोनों का डिफॉर्मेशन सेम होगा, ठीक है। डिफॉर्मेशन ऑफ स्टील बराबर क्या होगा, डिफॉर्मेशन ऑफ ब्रास। इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी स्टील इंटू एल बटे एरिया ऑफ स्टील इंटू इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इक्वल टू फोर्स इंटू किसका है, ब्रास का, इंटू लेंथ बटे एरिया ऑफ स्टील इंटू ई स्टील, ठीक है। यहाँ पे देखिए लेंथ दोनों का सेम है, जब कंपोजिट है तो ये हट जाएगा। यहाँ पे हमको फोर्स हमको पहले निकालना है, ठीक है। यहाँ पे एरिया दोनों का दिया हुआ है और यहाँ पे इलास्टिसिटी दोनों का दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिक दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे यदि हम दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ जो मेरा फोर्स का रिलेशन आएगा ये आएगा पी, जब स्टील का देखेंगे ये जो मेरा आएगा 7/3 पी ब्रास का, ठीक है। मतलब स्टील बराबर निकालें तो इस रिलेशन में हमको ये वैल्यू पुट किए थे उससे आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखिए, जब हम यहाँ पे जो दोनों कंपोजिट रहता है तो हम जानते हैं पी जब हो क्या होगा, ब्रास प्लस फोर्स जो होगा किसका, स्टील का, ये बराबर होता है टोटल फोर्स। और यहाँ पे हमको फोर्स और हमको कितना स्टील का निकला है, तो स्टील का हम क्या करेंगे 7/3 इंटू फोर्स इंटू ब्रास के टर्म में लिख देंगे। यहाँ फोर्स और ब्रास में है और ये पी का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है 100,000 न्यूटन। यहाँ क्या करते हैं किलो न्यूटन में रख देते हैं, यानी 100 किलो न्यूटन कर देते हैं, ठीक है। इसमें हम कर दिए, यहाँ से हमको क्या निकल जाएगा, ब्रास का निकल जाएगा फोर्स, ठीक है। ब्रास का यदि हम फोर्स निकालेंगे यहाँ से, ये क्या जाएगा, पी और ब्रास निकल जाएगा 30 किलो न्यूटन, ठीक है। ये ब्रास का निकल गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, ब्रास का पुट कर देंगे तो फिर मेरा क्या आ जाएगा, स्टील का निकल जाएगा। स्टील का जो ये हो जाएगा 7/3 सॉरी, यहाँ पे हम ब्रास का पुट कर देंगे तो मेरा स्टील का कितना आ जाएगा, स्टील का आ जाएगा 100 है, 100 में से 30 घटा देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, ये 70 आ जाएगा। स्टील का भी मेरा निकल गया। अब हमको स्ट्रेस वाला निकालने, स्ट्रेस हम स्टील क्या जानते हैं, स्ट्रेस फोर्स ऑफ स्टील बटे एरिया ऑफ स्टील। यहाँ पे देखिए फोर्स ऑफ स्टील हमको कितना निकला है, इसका स्टील का 70 और एरिया हमको कितना निकला दिया हुआ स्टील का 3500 mm स्क्वायर। हम इसको क्या करेंगे 3500 या नीचे पुट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसी तरह हम क्या करेंगे, स्ट्रेस ऑफ ब्रास का देखेंगे, इसका 30 बटे हम इसका क्या करेंगे, जो एरिया हमको दिया हुआ है इसका 35 है, इसका हम क्या है 30,000 है, सॉरी 3000 है, तो ये पुट कर देंगे तो दोनों का जो मेरा वैल्यू निकल जाएगा 68 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, यानी ब्रास का निकलेगा 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर और स्टील का निकलेगा 20 न्यूटन पर
इसका 69 देखेंगे। 69 है ग्रेटेस्ट लॉर्ड विच स्प्रिंग कैन कैरी विदाउट गेटिंग परमानेंट डिस्टॉर्टेड इज कॉल्ड। तो 69 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी इसको बोलते हैं रूफ लॉर्ड। उसका 70 देखेंगे। 70 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए फॉल्स। 70 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा डी, यानी इसमें कोई भी स्टेटमेंट क्या है फॉल्स नहीं है, क्योंकि माइल स्टील हैज 2 इल्ड पॉइंट होता है, माइल स्टील हैज स्ट्रेन हार्डनिंग शो करता है, माइल स्टील क्या होता है डक्टाइल मटेरियल होता है। ठीक है, जिसका हम डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्ट्रेट जाएगा, यहाँ से अपर इल्ड पॉइंट गया, फिर लोअर इल्ड पॉइंट गया, प्लास्टिक गया, और यहाँ पे अल्टीमेट गया, फिर क्या होता है फ्रैक्चर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है स्ट्रेन हार्डनिंग, इस पोजीशन को स्ट्रेन हार्डनिंग बोलते हैं। ये इसको अपर इल्ड हो गया, लोअर इल्ड हो गया, तो 2 इल्ड पॉइंट हो गया और डक्टाइल मटेरियल होता ही है। ठीक है, तो कोई भी ऑप्शन क्या होगा गलत नहीं होगा, 70 का सही ऑप्शन हो गया डी। उसका बाद 71 देखेंगे। इफ द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए मटेरियल इज ट्वाइस इट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी देन द पॉइजन रेशियो इज। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमको बोल रहा है यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी ट्वाइस द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यानी ई इक्वल टू हमको दिया हुआ है 2g। हमको रिलेशन जानते हैं, ई इक्वल टू होता है 2g इंटू 1 प्लस म्यू। तो यहाँ से हमको ई बराबर 2g पुट कर देंगे, 2g पुट कर देंगे, इधर 2g हो जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस म्यू कर देंगे। यहाँ से ये मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इधर से 1 हो जाएगा, तो 1 बराबर क्या होगा म्यू, यानी ये म्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो 71 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, क्योंकि 0 जो है कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। उसका हम 72 देखेंगे। 72 में दिया हुआ है द डिफ्लेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर बार ऑफ ए डायमीटर d एंड लेंथ l which extended by amount E under a tensile pull W when it carry the same load at the mid span। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमको बोल रहा है क्या निकालने के लिए, डिफ्लेक्शन निकालने के लिए। तो चलिए हम इसको देखते हैं। डिफ्लेक्शन 72 में सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमको बार जो रॉड दिया हुआ है इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या है सर्कुलर हमको बार दिया हुआ है, जिसका में क्या है W लॉड लग रहा है, यहाँ पे हम W दे दिए। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद हम क्या किए, इस पर डिफॉर्मेशन को डिनोट कर दिए इतना दूर, जिसको मान लिए E दिया हुआ है। ठीक है, ये डिफॉर्मेशन है जो लॉड की वजह से हुआ, इतना डिफॉर्मेशन हुआ। तो हम जानते हैं स्ट्रेस बराबर जो मेरा यहाँ पर हो जाएगा, ये क्या होता है स्ट्रेस बराबर होता है W/5/4 इंटू टी²। ये मेरा होता है स्ट्रेस, और स्ट्रेन बराबर हम जानते हैं क्या होता है, ये होता है चेंज ऑफ L/L। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन निकला, जो चेंज ऑफ लेंथ निकला, इसको यहाँ पे हम क्या किए ई से डिनोट किए। हम इसको क्या करेंगे ई लिख देंगे, स्मॉल ई लिख दिए। तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यदि निकालते हैं तो ये मेरा क्या होगा स्ट्रेस बट्टे क्या होता है स्ट्रेन होता है। तो हम क्या करेंगे स्ट्रेस पुट कर देंगे W/π/4 इंटू d², और इसका जो मेरा स्ट्रेन का हो जाएगा E/L। यहाँ पर हम पुट कर दिए, यहाँ से मेरा E का वैल्यू निकल गया। अब इसको यदि हम अरेंज करके लिख दें तो इसका क्या आ जाएगा WL बट्टे इसका हो जाएगा π/4 d² इंटू E, मेरा ये आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमको बोल रहा है जो क्या है एक सेम लॉड मिड स्पिन पे, यानी यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसके बीच में पॉइंट लॉड लगा हुआ है। पॉइंट लॉड जब लगा रहेगा तो इसका जो डिफ्लेक्शन का वैल्यू होगा ये होगा PL/48E है। ठीक है, 48E है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे E का वैल्यू ऊपर जो हम निकाले थे वो क्या करेंगे पुट कर देंगे। ठीक है, ऊपर जो हम निकाले थे वो पुट कर देंगे। I का वैल्यू हम जानते हैं सर्कुलर के पावर 64 इंटू क्या होता है D⁴ होता है, वो पुट कर देंगे तो मेरा क्या होगा वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। देखिए डेल्टा बराबर मेरा क्या था W, यानी P के जगह हम क्या किए W रख दिए, L3/48E है, 48E है। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं W इंटू L3/48, और E के जगह मेरा क्या था E के जगह क्या था 4LW/πd²E। ठीक है, अब यहाँ पर हम I के जगह π/64 रख दिए और हम क्या कर दिए D⁴ कर दिए। तो इसको यदि हम अरेंज करते हैं तो ये मेरा क्या आ जाएगा 64/48 इंटू 4 इंटू L² E/d²। ठीक है, उसके बाद यदि हम इसको पूर्ण रूप से सॉल्व करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा डेल बराबर EL² इसका क्या हो जाएगा 3d²। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 72 का ये हो जाएगा C। ठीक है, उसका 73 देखेंगे। 73 में द लॉड ऑन ए स्प्रिंग पर यूनिट डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड। 73 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी इसको स्टिफनेस बोलते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं K से,
के बराबर क्या होता है, फोर्स बट्टे डिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ लॉट ऑफ स्प्रिंग पर यूनिट डिफ्लेक्शन, इसको हम बोलते हैं स्टिफनेस। उसके बाद हम 74 देखेंगे। फॉर द वैलिडिटी ऑफ ए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मटेरियल शुड बी बिहेव इन विच मैनर। 74 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी ये वैरी करता है लीनियर इलास्टिक में। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे 75 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। 75 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, एंड बोथ ए एंड बी क्या है, ट्रू है। पहला देखेंगे, ए रोलर इज प्रोवाइडेड एट एंड ऑफ ब्रिज ट्रस टू अलाउ द थर्मल एक्सपेंशन, ये सही है। उसके बाद बी है, रोलर प्रोवाइड फ्रीडम ऑफ डिफॉर्मेशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इन केस ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन, ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया सी। उसके बाद हम 76 देखेंगे, ग्रेजुअली अप्लाइड स्टैटिक लॉ डू नॉट चेंज विथ टाइम देयर। तो 76 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी इसको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है, सभी होता है, ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद 77 देखेंगे। 77 में एक कंपोजिट बीम इज कंपोज ऑफ टू इक्वल स्ट्रिप, वन ऑफ ब्रास एंड अदर ऑफ स्टील, द टेम्परेचर रेंज। देखिए हम ये क्वेश्चन बार बार देख चुके हैं, ठीक है, तो लेकिन बस इसमें क्या है, कुछ ना कुछ डिफरेंस है, इसीलिए मैंने क्या है सभी क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं। 77 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी हम जान ही रहे हैं, पहले हम कितना क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टील एक्सपीरियंस करेगा टेंसाइल फोर्स, ब्रास करेगा कंप्रेसिव, और कंपोजिट बीम गेट सब्जेक्टेड टू ए कपल। उसको हम 78 देखेंगे। 78 में लीनियर फोर्स डिफॉर्मेशन रिलेशन इज ऑब्टेन मटेरियल। तो 78 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी हैविंग इलास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन प्रॉपर्टी। उसको हम 79 देखेंगे। 79 में द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी टिल द इलास्टिक लिमिट इज नोन एज। तो 79 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी ये क्या है, नॉन ऑफ द दिस सही है, क्योंकि इसको हम बोलते हैं क्या, रेजिलेंस बोलते हैं। ठीक है, रेजिलेंस बोलते हैं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। उसको हम 80 नंबर देखेंगे। 80 में इफ ए मटेरियल हैज आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन इज सेड टू बी, इसको हम बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। उसको हम 81 देखेंगे। 81 में इन ऑल द डायमेंशन ऑफ द प्रिज्मेटिक बार डबल देन द मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस इन इट्स अंदर इट्स वेट विल बी। ठीक है, देखिए 81 का जो हम देखेंगे तो हम रिलेशन चाहते हैं क्या, इसके केस में स्ट्रेस बराबर होता है W/2A। ठीक है, और W को हम लिख सकते हैं क्या, लैम्डा इंटू L इंटू बी इंटू डी। ठीक है, वॉल्यूम B इंटू डी, और ये एरिया को लिख सकते हैं B इंटू डी। इसका मतलब हो गया ये क्या, ये जो स्ट्रेस हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया लेंथ का। तो क्या करते हैं, इसको हम लेंथ को डबल कर देंगे, तो स्ट्रेस जो प्रोड्यूस होगा ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा 2 टाइम्स। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। उसके बाद हम 82 देखेंगे। 82 में है ए सरफेस स्ट्रक्चर हैज़। तो 82 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी इसमें क्या होगा, सरफेस में स्मॉल थिकनेस होगा, इसमें मोटाई क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 83 में a rod of uniform cross section a and length L is deformed by 5 when subjected to a normal force P then young modulus E of the material। ठीक है, यहाँ पे हमको बोल रहा है क्या निकालेंगे, E और डिफॉर्मेशन में रिलेशन निकालने के लिए। तो इस तरफ से हम क्या करेंगे, E बराबर हम जानते हैं क्या होता है, स्ट्रेस इंटू, सॉरी एक सेकेंड, हम जानते हैं क्या, स्ट्रेस बराबर जो होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू स्ट्रेन होता है। ठीक है, स्ट्रेन होता है, यहाँ पे हमको ई बराबर निकालना है, तो ये होगा स्ट्रेस बट्टे क्या, स्ट्रेन, और स्ट्रेस बराबर हम क्या जानते हैं, फोर्स बट्टे क्या होता है, एरिया, और इसका बराबर होता है चेंज ऑफ एल बट्टे एल। तो एल ऊपर में चल जाएगा, यानी होगा पी एल बट्टे ए इंटू डेल्टा। ठीक है, तो 83 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। उसका हम 84 देखेंगे। 84 में है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। 84 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी टिल द ब्रेकिंग या रप्चर टेक प्लेस इज नोन एज, इसको हम बोलते हैं टफनेस। ठीक है, उसके बाद हम 85 देखेंगे। 85 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो 85 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डिपेंड अपॉन द ऑफ क्या होता है मटेरियल पे। उसके बाद हम 86 देखेंगे। 86 है अमॉन्ग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो 86 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा स्ट्रेन, क्योंकि इसलिए क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, क्योंकि चेंज ऑफ एल बट्टे एल इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 87 में आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट।
स्टेटमेंट। तो 87 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू प्रोपोर्शनलिटी लिमिट विथ इन इलास्टिक लिमिट। ठीक है, उसके बाद 88 देखेंगे। 88 में है फॉर एन आइसोट्रोपिक होमोजीनियस एंड इलास्टिक मटेरियल ओबे हुक्स लॉ द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट। तो ये जो होता है 2 होता है, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। उसका बाद हम 89 देखेंगे। ई आई डी वाई डी क्यू वाई बटे डी एक्स क्यू फोर बीम रिप्रेजेंट। तो ये जो रिप्रेजेंट करता है शेयर को, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। यदि मोमेंट का देखें तो ये होता है ई आई डी टू वाई बटे डी एक्स टू। स्लोप का देखें तो ये तो हम जानते हैं वाई जो एज्यूम करते हैं स्लोप होता है। डिफॉर्मेशन होता है ई आई बट्टे डी 4 बट्टे डी 4 वाई बट्टे डी एक्स 4, जो ये जो बड़ा होता है डब्ल्यू का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद 90 है। 90 में फॉर ए बीम द टर्म एम बाई ई आई। देखिए एम बाई ई आई की बात कर रहा है तो हम जानते हैं एम बाई आई इक्वल टू क्या होता है स्ट्रेस बट्टे वाई बराबर होता है ई बट्टे आर। ठीक है, यदि एम बाई ई आई की बात करें, इधर हम ई को ले आए तो ये क्या हो जाएगा एम बट्टे ई आई, ये जो बराबर हो जाएगा 1 बाई आर का। तो ये एक तरह क्या है, ये क्या है कर्वेचर को शो करता है। तो एम बाई ई आई को बराबर क्या हो जाएगा कर्वेचर। तो 90 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। उसके बाद 91 देखेंगे। 91 में द पॉइंट ऑफ द कंट्राफ्लेक्चर इज अ पॉइंट वेयर। तो 91 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 91 का ये हो जाएगा डी, यानी बेंडिंग मोमेंट चेंज साइन। जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या करेगा साइन चेंज करेगा वहीं पे क्या होगा पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर होगा। उसके बाद 92 देखेंगे। 92 में ए रेक्टेंगुलर लॉग ऑफ वुड इज फ्लोटिंग इन वाटर विथ ए लोड ऑफ 100 न्यूटन एट सेंटर, द मैक्सिमम शेयर फोर्स इज द वुडन लॉग। देखिए जैसे मेरा वाटर है, वाटर में क्या है वुड है जो फ्लोट कर रहा है, तो इस पर यदि हम लॉड लग रहा है तो क्या होगा वाटर के द्वारा भी क्या होगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लॉड सेम अमाउंट में लगाया जाएगा। तो इस केस में क्या होगा सेंटर पे जो लॉड लगेगा क्या होगा 100/2 हो जाएगा, यानी 50 लगेगा। ठीक है, तो 92 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी 50 न्यूटन एट सेंटर। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में है 93 में द शेयर फोर्स एट द पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर इन द फॉलोइंग वे। तो देखिए यहाँ पे हमको बोल रहा है शेयर फोर्स निकालने के लिए पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर पे। तो देखिए इसका यदि हम रिएक्शन निकालते हैं रिएक्शन, तो ये मेरा क्या हो जाता है एम बाई एल होगा। ठीक है, एम बाई एल होगा। ठीक है, या यहाँ बी करे ए करे तो इस टाइप से होगा। यदि इसका हम शेयर फोर्स डायग्राम देखेंगे तो ये इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, इस टाइप से हमको दिखेगा जो क्या होगा एम बाई एल पे होगा। अब यहाँ पे यदि इसका हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखेंगे तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या बनेगा, यहाँ पे मेरा क्या होगा अपवर्ड जाएगा इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे डाउनवर्ड आएगा। ये होगा एम ए बट्टे एल और ये होगा एम बी बट्टे एल। यहाँ पे देखिए जहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर है वहाँ पे भी क्या है शेयर फोर्स सेम ही है हर जगह, यानी एम बाई एल है। तो 93 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। उसके बाद हम 94 देखेंगे। 94 में ए सिंपली सपोर्टेड बीम इज कैरी ए डिस्ट्रीब्यूटेड लॉड ऑफ 0 इंटेंसिटी एट वन एंड वन सपोर्ट टू लीनियर वैरिज नेचर ऑफ इंटेंसिटी W एट द अदर सपोर्ट शेप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। देखिए यहाँ पर हम जानते हैं जब क्या हो लोडिंग डायग्राम लीनियर हो तो शेयर फोर्स क्या होता है पैराबोलिक होता है। और यहाँ पे यदि बेंडिंग मोमेंट बात करा तो ये क्या होगा क्यूबिक पैराबोलिक होगा। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। उसके बाद हम 95 देखेंगे। 95 में है टू आइडेंटिकल सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पेन L आर सब्जेक्टेड टू इक्वल लॉड W, वन बीम इज कैरी द पॉइंट लॉड W एट द सेंटर concentrated load and other one is carry the form of the UDL the entire span, the ratio of the mid span bending moment will be। यहाँ पे हमको बोल रहा है क्या टू क्या है सिंपली सपोर्टेड बीम हमको दिया हुआ है। यहाँ पे दोनों में हम क्या लॉड दिया हुआ है, एक में UDL लगा हुआ है एक पे क्या है पॉइंट लॉड लगा हुआ है। तो हमको पूछ रहा है बेंडिंग मोमेंट का रेशियो क्या होगा। ठीक है, रेशियो ऑफ द मिड पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा। चलिए हम देखते हैं इसका। देखिए एक जो है सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें क्या है मिड पे W लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की हम बात करें इस केस में क्या होगा WL/4 होगा। ठीक है, अब जब क्या होगा यहाँ पे बात कर रहा है जब बीम हो उस पर UDL लगा होता है लॉड पर यूनिट लेंथ होता है, तो इसका जो होता है बेंडिंग मोमेंट ये क्या होता है WL/8 होता है। ठीक है, ये होगा। अब यहाँ पे हम यदि दोनों का रेशियो की बात करें यहाँ पे WL/8 होगा। यहाँ पे हम रेशियो की बात करें तो ये जो मेरा क्या हो जाएगा दोनों का यदि रेशियो निकालते हैं तो WL/4 बट्टे
WL/8 कर देंगे तो यह आ जाएगा 8/4 यानी कितना हो जाएगा 2। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया बी। उसके बाद 96 देखेंगे। 96 है द मोमेंट रिक्वायर्ड टू रोटेट द नियर एंड ऑफ द प्रिज्मेटिक बीम थ्रू यूनिट एंगल विदाउट ट्रांसलेशन द फॉर एंड बीइंग फिक्स्ड। जब फॉर एंड क्या होगा फिक्स्ड होगा तो ये होगा क्या 4EI/L। तो इसका सही ऑप्शन होगा ये होगा डी। जब फार इंच क्या होगा हिंज होगा तो 3EI/L होगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया ये हो गया डी। उसका 97 देखेंगे। 97 में द मैक्सिमम शेयर फोर्स इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पेन L सब्जेक्टेड टू ए सेंट्रल पॉइंट लॉर्ड W इज गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पे हमको बोल रहा है क्या जो एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, तो उस पर पॉइंट लॉर्ड लग रहा है, तो इसमें हमको क्या क्या बोल रहा है जो क्या निकालने के मैक्सिमम शेयर फोर्स इन सिंपली सपोर्टेड बीम में निकालने के लिए तो इसका यदि हम देखें तो शेयर फोर्स यदि सपोर्ट रिएक्शन हम देखेंगे ये क्या आ जाएगा W है तो दोनों साइड आधा आधा हो जाएगा W/2 हो जाएगा। इधर क्या होगा W/2 हो जाएगा। इसका शेयर फोर्स देखेंगे तो मैक्सिमम कितना आ जाएगा W/2 ही आएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। उसके बाद हम 98 देखेंगे। 98 में यहाँ पे हमको रिएक्शन सिंपली सपोर्टेड बीम दिया हुआ है जिस पर 30 किलोमीटर का लोड लग रहा है। बोल रहा है फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम शो इन द फिगर द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्टिकल रिएक्शन एट द बी। यहाँ पे देखिए हमको बोल रहा है वर्टिकल रिएक्शन, यहाँ पे RB निकालने के लिए यहाँ पे RB मान लेते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं RA मान लेते हैं। देखिए जब सिंपली सपोर्टेड बीम है यहाँ पे क्या होगा मोमेंट क्या होगा 0 होगा RA पे। हम एज्यूम कर लेते हैं मोमेंट एट E = 0। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा यहाँ से यदि हम बेंडिंग देखें तो 3 × RB, इसको RB मान लिए हैं, बराबर क्या हो जाएगा ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज में। यहाँ पे देखें 30 × 1 ये हो जाएगा क्लॉकवाइज में। तो यहाँ से हम यदि RB का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा 30/3 यानी आ जाएगा कितना 10 किलोमीटर। तो 98 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। उसको हम 99 देखेंगे। 99 में है इन ए कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू ए जनरल लोडिंग द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज डेट। तो यहाँ पे देखिए जब हम क्या कहता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बोल रहा है किस पे होगा कैंटिलीवर बीम में। तो ये जो होता है जो सबसे ज़्यादा क्या होता है फिक्स सपोर्ट पे, ऐसे इसका डायग्राम होता है। ठीक है, इस टाइप से बनता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी ये होगा सपोर्ट फिक्स सपोर्ट पे क्या होता है ज़्यादा होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे इस सेट का क्या होगा लास्ट क्वेश्चन होगा ये है। यहाँ पर हमको डायग्राम दिया हुआ है मोमेंट इनर्शिया ऑफ द रेक्टेंगुलर सेक्शन शो इन द फिगर अबाउट द हॉरिजॉन्टल सेंट्रॉइड एक्सिस। यहाँ बोला मोमेंट हॉरिजॉन्टल सेंट्रॉइड एक्सिस के अलावा निकालने के लिए तो ये होता है क्या BDQ/12। तो 100 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सी। तो चलिए इस सेट का लास्ट क्वेश्चन था। उसके बाद 2 सेट और मेरा आएगा सोम का। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।